क्या प्रयागराज में होने वाला भव्य महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा? क्या महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री से कट्टरपंथी इतना बौखला गए कि अब महाकुंभ वाली जमीन कोई वक्फ का बताने में लग गए? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुखिया मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ के नाम पर नया दावा किया है। शहाबुद्दीन रजवी दावा कर रहे हैं कि जहां महाकुंभ हो रहा है वहां पर 55 बीघा जमीन वक्फ की है। इतना ही नहीं, मौलाना इसे मुसलमानों की दरियादिली बता रहे हैं। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और साधु संतों ने मौलाना के बयान पर प्रहार किया है। इस बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ी बात कही है। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि अगर काशी मथुरा और संभल को मुसलमान हिंदुओं को सौंप दे तो मंदिर मस्जिद विवाद खत्म हो सकता है। यानी अयोध्या काशी मथुरा के बाद अब संभल भी उस लिस्ट में है। अब सवाल है कि क्या मुसलमान संवाद वाली सलाह मानेंगे या फिर अयोध्या की तरह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। क्या वक्फ को खत्म करने का वक्त आ गया है? क्या वक्फ की मनमानी पर चाबुक चलाना अब जरूरी हो गया है? क्योंकि इस देश में वक्फ की अंधेरगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोई दस्तावेज हो या ना हो, लेकिन वक्फ ने जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दिया वो उसकी हो गई, मानो ऐसा वक्फ बोर्ड का जन्मसिद्ध अधिकार हो। अंधेरगर्दी तो इस कदर है कि अब हिंदुओं के आस्था केंद्रों पर भी वक्फ की नजर है। अब इस संभल में कल्की धाम से लेकर कोतवाली तक को वक्फ की जमीन होने का दावा किया गया था। अब महाकुंभ पर भी तथाकथित मौलाना ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा वो वक्फ की है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मौलाना यही नहीं रुके, इससे मुसलमानों की दरियादिली बता रहे और सीधे सीधे महाकुंभ की 55 बीघे जमीन पर अपना दावा ठोक रहे। दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर, जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इसे अंधेरगर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब वक्फ के नाम पर किसी भी जमीन को अपना बता देंगे। मौलाना के बयान पर अखाड़ा परिषद ने पलटवार किया, साथ ही हिंदू संत समाज ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित साजिश तक बता दिया। अब वो चुके हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हो सकता है भूमि कहीं और हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मेला क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा जी विराजमान रहती है। हम जहाँ खड़े हैं ये मेला भूमि है और आप 3 महीने पहले यहाँ आते ही आपको गंगा जी, पूरी गंगा जी दिखाई देती। अब आप उनसे ये पूछे आपकी भूमि कहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा बयान देना उचित नहीं है और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है, उसका तुरंत गठन हो और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई? हम भड़काऊ बयान देते हैं। इनका एक ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि हमें कुछ भी कहना है। मैं ये चाहता हूँ ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना पड़े। मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान कहीं न कहीं महाकुंभ, जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं।
मौलाना के दावे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी वक्फ के दावे को अनैतिक बता रही तो तुष्टीकरण की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी वक्फ की तारीफ कर रही। देखिए, वक्फ बोर्ड का ये दावा सरासर अनैतिक है और मैं कहूंगा कि ये देश में एक परंपरा चल चुकी है कि जो जमीन है उन सब जमीनों पर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये जमीन हमारी है। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के लोग गलत बयानी करते हैं और उस पर उनको ये सुधार करना चाहिए। इसके लिए बहुत बधाई वक्फ बोर्ड का। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, आरएसएस, इसका दिल बहुत छोटा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो का। और निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने इस तरह की बातें कही। वैसे इस धरती पे कोई कुछ किसी का नहीं है, जो मनुष्य उन्हीं का सब कुछ है और सबको हिल मिल के साथ में रहना चाहिए। वक्फ की अंधेरगर्दी और मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एक बड़ा सुझाव दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि काशी, मथुरा और संभल की जमीन को अगर मुस्लिम पक्ष बातचीत के जरिए हिंदुओं को सौंप दे तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। शांति से संवाद के द्वारा इसका फैसला हो। और उन्होंने कहा कि लाखों लाख हिंदुओं ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि अगर आप मथुरा और काशी और संभल दे देते हैं तो ये भी हो सकता है कि हिंदू इस बात को मान लें कि अब इससे ज़्यादा इन झगड़ों में नहीं करना, और मुसलमान से ये प्रयास करेंगे कि उन सब की ठीक रख रखाव हो। और इसी प्रकार से और मुसलमानों को भी ये लगता है कि रोज रोज के दंगे नहीं, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। यह हकीकत के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, खुदाई के आधार पर फैसला किया जा सकता है। या संवाद से फैसला हो या कोर्ट से फैसला हो, दंगों से नहीं। अब सवाल है कि क्या बड़ा दिल दिखाकर मुसलमान काशी, मथुरा और संभल को हिंदुओं को सौंपेंगे? क्या मुसलमान इंद्रेश कुमार की अपील को गंभीरता से लेंगे? सवाल यह भी है कि अगर हिंदू अपने आस्था स्थलों को लेने के लिए कानूनी तरीके से भी कोशिश करता है तो तमाम मौलाना विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वक्फ की मनमानी और अंधेरगर्दी पर चुप्पी क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ की जमीन होने का दावा करने वाले तथाकथित मौलानाओं के पास ना बही है ना खाता। अगर है तो फिर वक्फ की जमीन होने का दावा करने वाले दस्तावेज सामने क्यों नहीं लाते? क्या महाकुंभ में वक्फ की जमीन होने का नैरेटिव सेट कर माहौल खराब करने की साजिश हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीएसपी के प्रवक्ता। दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट, आतिकुर रहमान जुड़ेंगे इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, बिलाल खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और चंचल यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज शुरुआत करता हूं दानिश साहब से, और सवाल बहुत सीधा सा है। जरा समझाइए भाई, कुंभ नगरी में गंगा जी के किनारे 55 बीघा जमीन वक्फ की, क्या खोज रहा है वहां पर वक्फ गंगा जी के किनारे? ये तो गंगा जी के किनारे पे कुछ होने का मतलब क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और अभी आप हेडलाइन चला रहे थे कि मैंने सुना कि भाई क्या वक्त आ गया है कि वक्फ को खत्म कर दिया जाए। अरे भाई, अगर आपकी चले तो मुसलमानों को ही खत्म कर दो। मतलब क्या चाहते हैं आप? देखिए, कोई चीज का क्लेम करना, सुनिए दानिश भाई, मैं बस 10 सेकंड, चूंकि आपने हेडलाइन का नाम लेकर बोला है। एक तो हेडलाइन क्या चलेगी नहीं चलेगी सर, वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, उसमें मत घुसा नहीं चलाइए। नहीं, सुनिए पहले सुनिए। और अलबत्ता वो हेडलाइन नहीं थी, सवाल और हेडलाइन में फर्क होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि संभल में, सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, चूंकि आपने छेड़ दिया है तो सवाल को मैं और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देता हूं। संभल में कल्की मंदिर के नीचे कुओं के अंदर मूर्तियां बरामद हो रही हैं, वहां पर वक्फ क्या कर रहा है भाई? फिर संगम के किनारे वक्फ क्या कर रहा है? तो जब अंधेरगर्दी होगी तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या ये वक्फ को बैन करने का समय है, खत्म करने का समय है? ये तो मुसलमानों को ही बैन कर दीजिए ना। नहीं, क्यों बैन कर दे भाई? जितना मैं हिंदू नागरिक हूं उतने मुसलमान भाई भी नागरिक हैं इस देश के। नहीं, आप कर दीजिए। नहीं, क्यों बैन कर दें? तो फिर आप भड़काना बंद करिए। बैन करने की मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, आप भड़काना बंद करिए। सुनिए, आपका तो मुझे समझाइए ना भाई, दानिश भाई, मुझे समझाइए ना, कल्की मंदिर के नीचे वक्फ क्या कर रहा है? सवाल क्या खोज रहा है? होना चाहिए था, सुनिए, कि भाई अगर किसी ने क्लेम करा है तो वो जाकर क्लेम करेगा अपना। अब सवाल आप करके खत्म कर दीजिए। अरे क्यों खत्म कर दीजिए? ओहो, ना ठीक है, अब सवाल पूछना आप सिखाएंगे दानिश भाई। नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है कि अब आप हमें सवाल पूछना सिखाएंगे।
नहीं, आप खत्म कर देंगे मुसलमानों को, खत्म नहीं नहीं, कर क्यों देंगे। खत्म कर देंगे भाई? हिंदू मुस्लिम फिर- सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, बिल्कुल। दिक्कत है क्या? अच्छा, तो फिर मुसलमानों का माल में लुटाई? नहीं नहीं, ये कहां माल में लुटाई हो रही है? तुम्हारा। अच्छा चलिए, ना ना, ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपको आपको माल लग रहा है ना, माल शब्द का आपने प्रयोग किया दानिश भाई। बिल्कुल। आप मुझे नहीं हमारा नहीं, सुनिए माल लुटा सुनिए, जा रहा ठीक है, चाहे वक्फ मस्जिद नहीं नहीं, में सुनिए, सब लुटा जा रहा है। वक्फ को कल की मंदिर की जमीन अपनी लग सकती है, कुओं के अंदर सुनिए वक्फ अपनी मेरी जमीन बात, तलाश सुनिए सकता मेरी है, बात, जहां सुनिए मूर्तियां मेरी मिले बात। वहां, सुन लीजिए सुन लीजिए, सुनिए। जहां मूर्तियां मिले वो मस्जिद- वक्फ को अपनी लग मस्जिद सकती है। आपके सामने खड़ी मां है। गंगा के किनारे की जमीन वक्फ को अपनी लग सकती है। कुंभ मेले की 55 बीघा जमीन, जहां पता नहीं कितने सालों से, सदियों से कुंभ होता आया है, वो जमीन वक्फ को अपनी लग सकती है। लेकिन हिंदू बेचारा है भाई, उसको कहीं पर अपना धार्मिक स्थल नहीं रख सकता है, वो कोर्ट नहीं जा सकता है, मनाही है उसको। बोलिए दानिश, बोलिए। जी, देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, सवाल आगे यहाँ ये खड़ा है कि भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते या जा सकते हैं। कोर्ट में जिनको जाना था वो गई, और कोर्ट में जाने तो के बाद दिक्कत क्यों होती है सुनिए, दानिश भाई? सुनिए। हिंदुओं के कोर्ट अच्छा, जाने पर सुनिए पेट में तो। दर्द क्यों होता है? तब वर्षी अरे तो पैठ मैं की वही दुहाई कह क्यों रहा दी हूं ना। जाती है? मैं वही कह रहा हूं, आप जब हेडलाइन बनाते हैं ना कि भाई वक्त आ गया है वक्त को खत्म कर देने का, तो सुनिए मेरी बात, ना मुसलमान खत्म होंगे ना वक्त अरे खत्म भाई, होगा, प्लीज। कुछ नहीं खत्म होगा। सुनिए, वक्फ का अस्तित्व सुनिए, मुसलमानों सुनिए। के बहुत बाद है। सुनिए, जब इस्लाम सुनिए, अस्तित्व अरे में नहीं, था, सुनिए, आया, सुनिए, तब अरे वक्फ का नहीं मतलब, था। सुनिए, अरे वक्फ का मतलब ही मुसलमान है, समझिए, आपको शायद जानकारी अरे नहीं है, वक्फ मैं बोर्ड आपको के पहले बता नहीं दूं। थी क्या मुस्लिमों की जमीन? नहीं, मैं बताऊं वक्फ आपको, बोर्ड जान थे, लीजिए, वक्फ लीजिए बोर्ड पहले। के पहले नहीं थे क्या मुस्लिमों की जमीन? आप जानकारी जान लीजिए, बिल्कुल मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो कुछ भी मोमिन का है वो तमाम चीजें वक्फ है। हिंदुओं का कुछ नहीं है। तो मैं वक्फ हूँ, याद हिंदुओं का कुछ नहीं है। आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर हिंदुओं का सकता कुछ नहीं है दानिश, हिंदुओं का कुछ नहीं है। हिंदू बेचारे हैं, कुछ मांग रहे हैं, हिंदू बेचारे हैं। हमने कहा हेडलाइन चलाई कि भाई ये जो है हेडलाइन नहीं सवाल है, हेडलाइन नहीं सवाल है, और सवाल और हेडलाइन में फर्क समझा करिए दानिश। हेडलाइन और सवाल में फर्क समझाने के लिए नहीं बैठा हूं। खत्म कर देना चाहिए ऐसा कहा नहीं, आप हिंदुओं को बैन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए हिंदुओं को। खत्म कर देना चाहिए, हमने ऐसा कहा नहीं कहा, हम तो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, क्या खत्म कर देना चाहिए? क्या नहीं कहा? क्या नहीं कहा? हिंदू एंडोमेंट खत्म कर दीजिए, ऐसा हमने तो अरे नहीं कहा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत दुहाई हो सरकार की। दिक्कत क्या है? हम क्यों करें भाई, हम क्यों करें? आप मुसलमानों को खत्म कर दीजिए। नहीं नहीं, शिवम त्यागी 4 से 5 मिनट मैंने बातचीत की है दानिश से। हिंदू बेचारे हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। हिंदू बेचारे हैं, वर्शिप एक्ट की दुहाई उनके लिए है। हिंदू बेचारे हैं, अपने धार्मिक स्थल पर कोई दावा भी नहीं कर सकते, जबकि सबूत के साथ, इनके पास कोई सबूत नहीं है, तब भी मंदिर के नीचे कहेंगे ये वक्फ की जमीन है। देखिए, मुझे लग रहा है कि वक्फ का जो एक ये आतंक है, ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है इस देश में कि आने वाले समय में तो ये संभाल ही नहीं पाएंगे। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव है, जब तो वक्फ छोड़िए, वक्फ वाले भी नहीं थे, लेकिन वक्फ ने उस पर दावा कर दिया। आज वक्फ कहता है कि जहां पर महाकुंभ का मेला लग रहा है वहां की 58 बीघा जमीन वक्फ की है, 55 बीघा जमीन वक्फ की है। इसके अलावा संभल की अगर हम बात करें तो वहां पर कल्की धाम की मंदिर जमीन जो है वक्फ की है। अभी पिछले दिनों कहते थे पार्लियामेंट वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, उससे पहले कहते थे लुटियंस दिल्ली जितना भी है वो वक्फ की जमीन पर बना। बस वक्फ का बाकी जमीनें तो हो ही गई है, अब इंसानों को और वक्फ का कर दो। शहजाद भी वक्फ का, शिव, अच्छा तो न्यायाधीश ने भी कहा था इनका बस चले तो पूरा हिंदुस्तान वक्फ का। वही कह रहा हूं, शहजाद भी वक्फ का, शिवम भी वक्फ का, राकेश पांडे भी वक्फ का, विजय शंकर तिवारी भी वक्फ का, अतिकुर रहमान भी वक्फ के। ये इंसान वक्फ के होने शुरू हो जाएंगे अब। अरे रुक तो जाओ भाई, बीच में नहीं बोलना, मतलब अरे मत सुना। दानिश भाई रुक जाइए, 5 मिनट बौखलाहट आपकी समझ में आ रही है, रुक जाइए। नहीं, इतना नहीं। हाँ ठीक है, पूरा हिंदुस्तान वक्फ का है। हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का है, ये सारी, बाकी मेरा नहीं है, ये इनका नहीं सारी है। दुनिया, ये धरती, ये जहान, ये आसमान, ये हवा, ये इंसान, ये सब कुछ वक्फ का है भाई। खुश हो जाओ, बिल्कुल, हम तो दावे करते रहो। हैं। नहीं प्लीज आप बीच में मत बोलो। अच्छा रुक जाइए दानिश प्लीज रुक जाइए, आपने बोला ना शिवम को। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये अपने आप में खतरनाक रूप लेकर जा रहा है। कोई भी मौलाना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दानिश आकर कुछ भी कह देता है कि ये जमीन भी वक्फ की है। आदमी कल, मतलब ये इंसान, बस यही होना रह गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि आदमियों को, लोगों को ये वक्फ की प्रॉपर्टी ना बताना लग जाए। ये जिस तरह की स्थिति और मानसिकता इस देश में बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में खतरनाक है। और वक्फ का मतलब क्या, मैं समझता हूं अच्छे तरीके से। वो कह रहे होंगे मैं वक्फ का, आपको जिस दिन आपके घर वाले वक्फ के नाम कर देंगे उस दिन आप भी वक्फ के हो जाइए। लेकिन फिलहाल स्थिति साफ है, स्थिति साफ है। इस तरह के बयानों से अरे दानिश भाई रुक जाइए, भाई रुक जाइए, अपने समय में 5 मिनट बोलना है, दूसरे के भी बोलना। शिवम अरे रुकिए ना दानिश भाई प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए 4 से 5 मिनट मैंने आपको दिया ना शुरुआत में, रुक जाइए। अब शिवम
ये जिसको हेडलाइन बना रहे थे वो मेरा सवाल था, और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये अमेंडमेंट की क्या बात है? नासुर है तो हटाइए। नहीं, बिल्कुल है। हम पहले कहना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो चीजें इसमें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से वक्फ का कहीं ना कहीं आतंक एक तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो खत्म करने की आवश्यकता है, उसको हटाने की आवश्यकता है, उसको कहीं ना कहीं अमेंड करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से वक्फ को 90 के दशक में पहले नरसिंह राव जी की सरकार में और फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में लगातार मजबूती दी जा रहे हैं, वो इस देश में लोकतांत्रिक सेटअप में उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में वे किस किस चीज को वक्फ का बताने लग जाएंगे, कहां तक आप इसको कंट्रोल करेंगे? ठीक है, लेकिन ये जो आजकल ये बयानबाजी चल रही है कि ये भी वक्फ का, वो भी वक्फ का, ऐसा भी वक्फ, ऐसा नहीं चल सकता। इस देश में रोकने की जरूरत है। ठीक है। अब चंचल यादव, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि कुंभ में दरियादिली दिखा दी वक्फ ने, मुसलमानों ने बहुत बहुत बधाई हो। भाई गजब है, मतलब समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन वक्फ की है। राकेश जी, देखिए, हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीजें सारी सिस्टम में है, सारी लिखा पढ़ी में है, जो जहां है वो वहां है। हमको आपको डिबेट इस बात पे करनी चाहिए कि आप सोचिए, मैं तो चंद पंक्तियां पढ़ के शुरुआत करना चाह रहा था। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना था राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपत राघव गाता था। एक परमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन मुझे तो हर इंसान में इंसान दिखाई देता है। तो सबसे कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में अगर हम बात करें, हम वक्फ की बात कर रहे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, महाकुंभ में बहुत सारी बातें कर दी कि बहुत बड़ा, जो आपने हेडलाइन बनाई थी, आपने कहा कि हेडलाइन हम लोग के हाथ में नहीं होती है। मुझे पता है किसके हाथ में होती है, उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता, लेकिन एक बात है, आपको बहुत शौक है ना शायरी पढ़ने का। आप नहीं रुक जाइए, अब 2 लाइनें मेरी भी सुन लीजिए। अरे बुरा नहीं, किसकी है ये मुझे नहीं पता, ये किसकी है सुन लीजिए सर, ये किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन सुना रहा हूं आपको। तुष्टीकरण की नीति ने सच को झूठ से हरा दिया, न्याय के दीप को बुझाकर अन्याय का परचम लहरा दिया, सत्य का स्वर दबा दिया, असत्य को गले लगा लिया, चंद वोटों की लालच में न्याय का पाठ भुला दिया, भाईचारा छूट गया, स्वार्थ ने राह दिखा दी, धर्म और जाति के जाल में राजनीति फंसती आई। और वही राजनीति आप कर रहे हैं चंचल यादव, राजनीति कर रहे हैं। पेपर देखें आप वक्फ का कि महाकुंभ मेले की 55 बीघा जमीन वक्फ की है, मुझे पेपर दिखाइए। और अगर नहीं देखे हैं तो देश के सामने यह साबित होगा कि चंचल यादव की राजनीति फंस रही है इस तुष्टीकरण की सियासत में। अब पांडे सुन लीजिए पांडे जी, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान हम सबका है। अरे भाई, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का है चंचल यादव, पांडे जी वो कह रहे हैं हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का, ना तेरा ना मेरा ना इनका ना उनका, वो कह रहे हैं सिर्फ वक्फ का है। आपके चिल्लाने से आपके मैं चिल्ला थोड़े नहीं रहा हूं। सुनिए, पूरी बात आने दीजिए दोस्त। देखिए, जो अंग्रेजों का जो अधूरा काम रह गया था वो भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे कुछ पत्रकारों ने बीड़ा उठाया है। भाई आगे टैगिंग पर और राज करो, सुनिए ना, मेरी बात पूरी आ जाने दो भैया। बोलिए। अंग्रेजों का जो सपना था, जो अधूरा रह गया है, आप जैसे कुछ पत्रकारों ने और बीजेपी के नेताओं, आरएसएस ने मिलकर के इस देश को जो है हिंदू मुसलमान की खाई इतनी पैदा कर देनी है कि देश जो है गर्त में जाए। अभी हमारे शिवम त्यागी जी ने कह रहे थे कि देश बहुत खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। अब बताओ, आप सेंटर में हो, स्टेट में हो और खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। तो अमेंड कर रहे हैं भाई, ना पूरी बात आ जाए। अमेंड तभी तो कर रहे हैं, आप नाराज चल रहे हैं, हम अमेंड कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम आने ही नहीं देंगे। बीजेपी का और आरएसएस का एक कार्यकर्ता के यहाँ जो है बीफ का मटन मिला है। सुनिए, बीफ का मटन मिला है, बीफ का मटन मिला है। मेरी बात सुन लो पांडे जी, ये समाजवादी वाले बीफ और मटन और इन सबसे, और मछली और मांस और मीट और ये शराब और घोटाला, इन सबसे बाहर निकलो भाई। ये बीफ मटन ये सब मत करिए यार टीवी पर प्लीज, ये बेकार की बातें नहीं। ठीक है, नहीं सुनिए चंचल यादव, एक तो सुनिए मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं चंचल यादव आपसे, और हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं सर कि ये बीफ मटन कौन क्या खा रहा है इस पर चर्चा नहीं चल रही है। मैंने एक लाइन का सवाल पूछा, आपने कह दिया समाजवादी पार्टी मान भी रही है, ऐसा लग रहा है आप लोगों के बयानों से। तो भाई वो वक्फ का पेपर आपने देखा है? और अगर नहीं देखा है भाई, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर आगे की लाइनें पढ़ दूंगा कि हाथ जोड़ते नेता कहते सबका भला करेंगे, पर तुष्टीकरण के दलदल में सपनों को ध्वस्त करेंगे। न्याय समानता सिर्फ आपके लिए शब्दों में रह जाते हैं, तुष्टीकरण के खेल में आम जन ठगे जाते हैं, लेकिन यहां पर हिंदू ठगा जा रहा है।
विजय शंकर तिवारी जो ठगा इसलिए जा रहा है, ये कह रहे हैं ना तेरा ना मेरा ना उनका ना उनका, हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का, नहीं बता पा रहे हैं कि 55 बीघा जमीन वहां पर कुंभ नगरी में। नहीं सर, बहुत बोलने दिया, ऐसा नहीं कि बोलने नहीं दिया, आपकी शायरी होगी, शायरी का जवाब कविता से दे दिया। कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन वक्फ की हो गई है, मतलब कुछ भी कहां हो गई, कौन बोल रहा है? जिन लोगों ने बातें करी है उन बातों के ऊपर तो भाई चर्चा की बात। अरे ठीक है भाई, उस पर चर्चा पर भी आ जाएंगे। विजय शंकर जी। हाँ, एक मिनट। मैं अभी चंचल यादव जी भी बात कर रहे थे, दानिश भाई भी बात कर रहे थे। दानिश जी ने कई बातें कही हैं। दानिश जी ने कहा कि जो मोमिनों का है वो वक्फ का है, ये बात उन्होंने कही है। तो पहले तो यही तय करना पड़ेगा कि मोमिन के लिए कहा क्या गया है। मोमिन के लिए कहा गया है कि आपने वो नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना है। उनके लिए कहा गया है कि चौराहे पर नमाज नहीं पढ़नी। उनके लिए कहा गया है कि केवल अपनी खरीदी हुई जो संपत्ति है उसी पर अपना जहाँ नमाज अदा करेंगे, मस्जिद बनाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, उसी पर करेंगे। लेकिन ये चीज़ मानते हैं क्या? दूसरी बात है कि अगर हिंदू अपने आस्था के केंद्र जो इतिहास में दर्ज हैं, जिनके साक्ष्य हैं, जिनके पूरे प्रमाण हैं, अगर वो मांगता है और कोर्ट चला जाता है तो इनको नागवार गुजरता है, इनको पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जहाँ कुंभ लगता है वहाँ की जमीन को अगर इसको कह देते हैं वक्फ है, और अगर आप कोर्ट जाएंगे तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि ये इस देश में शांति नहीं चाहते हैं, ये प्रेम नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं शांति और प्रेम की बात होती है तो आप इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात करिए। आप अगर आपको लगता है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट की बात मानिए। कोर्ट भी कोई बात करेगा तो भी पत्थरबाजी होगी और वहां पर नफरत फैलाई जाएगी। वो तो हो ही रही है। और जहां पर तो चंचल यादव जी की वो कहते इंसान की बात करते थे, तो इंसान कहेंगे किसको भाई? आपकी परिभाषा में इंसान किसको कहेंगे? यानी जो शिवालय जाएगा वो इंसान नहीं है, जो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएगा वो इंसान नहीं है, जो राम के दर्शन करने जाएगा वो इंसान नहीं है, जो मूर्तियों की पूजा करेगा वो इंसान नहीं है, जो हिंदू है वो इंसान नहीं है, जो हिंदुत्व को मानता है इंसान नहीं है। तो आखिर ये इंसान मानते किसको हैं? नहीं, ये सवाल है। आऊंगा दानिश, अभी दो मेहमानों ने नहीं बोला, एक बार उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आता हूं। शांति चाहिए तो लोकतंत्र, केवल लोकतंत्र इसका हल है। ठीक है। अब अतीकुर रहमान जी, मुझे एक बात बताइए। हिंदू पक्ष कहता है कि भाई यहां पर हमारी आस्था है, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, चाहे अयोध्या काशी मथुरा की बात, वो अदालत गया और अदालत भी सबूत लेकर गया, ऐतिहासिक आध्यात्मिक प्रमाण जो भी उसके पास हो सकता है वो लेकर गया। यहां बिना दावा के एक 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर कोई लेकर आ जाए और कह दे कि भाई ये हो गया हमारा, कोई उसका प्रमाण नहीं, कोई ऐतिहासिक। ये आपके हिसाब से अतीकुर रहमान जी, आप कई बार बड़ी लीग से हटकर बातें करते हैं, क्या ये अति है कि नहीं? मंदिर के नीचे वक्फ, कुंभ नगरी के 55 बीघा जमीन पर वक्फ, ये अति है कि नहीं आपके हिसाब से? राकेश जी, मैंने कोई पेपर्स नहीं देखे हैं, कोई स्टैम्प पेपर नहीं देखा है, और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ी कोई शरारत है। कुंभ का अपना एक इतिहास रहा है, और किसी ने अभी हमारे पैनल पर कहा कि ये वक्फ का आतंक, बेशक इस आतंक को खत्म होना चाहिए। जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने वक्फ के चेयरमैन अपनी कठपुतलियों को बना रखा है, उनको जेल होनी चाहिए। जितने चेयरमैन मुसलमान बन के बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, उन सबको जेल होनी चाहिए। जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज तक के इस पर पर्दा डालते आए, सबको जेल में डालना चाहिए। रहा सवाल अमेंडमेंट का, जो कि बीजेपी सरकार लाई है, वो अमेंडमेंट इतना खतरनाक अमेंडमेंट है कि वक्फ की आड़ में वो मुसलमानों को सिर्फ प्रताड़ित करना चाहते हैं। नहीं, अतीकुर रहमान भाई सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं वो अमेंडमेंट में क्या होगा नहीं होगा, अभी तो जेपीसी में गया है सर, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, इसलिए मैं उस पर अभी जा ही नहीं रहा हूं। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उस पर चर्चा करूंगा मैं। लेकिन यहां तो वक्फ बोर्ड के भी किसी आदमी की बात नहीं है। एक मौलाना आते हैं उठ के, कहते हैं भाई फला आदमी ने कह दिया 55 बीघा जमीन है, कहते हैं दरिया दिली दिखा दी कि कुंभ मेला हो रहा है, वरना दरिया दिली नहीं दिखाते तो कुंभ मेला हो नहीं पाता तुम्हारा। उधर 10 रुपए का स्टैंप पेपर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन एमआईएम के सर्वोपरि नेता ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, मेरे हिसाब से 10 ही रुपए का स्टैंप पेपर था या 50 कितने का था मुझे नहीं याद आ रहा है, संभवतः 10 रुपए का था, और कह रहे थे पता नहीं कहां की मुरादाबाद के 39 से पता नहीं क्या जिक्र कर रहे थे। राकेश जी, बड़ा आसान हो गया है कि बीजेपी को एक अगर मुझे मुद्दा देना है तो मैं कोई ऐसा शोषा छोड़ दूं वक्त के नाम पर कि अरे तो अतीकुर जी, ये उन मौलाना से कहिए ना, उन रजवी बरेलवी से कहिए, अपने लोगों को समझाइए ना सर कि कोई कुछ भी उठकर बोल ना दे।
उन्हीं से कह रहा हूं मैं शिवम त्यागी से या हमारे इनसे नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं से कह रहा हूं कि ये षड्यंत्र बंद करिए, हिंदू और मुसलमानों को चैन से रहने दीजिए। ठीक, महाकुंभ का अपना इतिहास है और वो रचेगा। ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं बोला इसीलिए कि कई बार आप लीक से हटकर बात करते हैं। अब बिलाल भाई आप बताइए, आपकी क्या राय है भाई कि 55 बीघा जमीन है वक्फ की कुंभ नगरी में, जहां पता नहीं कुंभ का इतिहास पता नहीं कितनी पीढ़ियों पुराना है, किसी को याद ही नहीं है, सृष्टि की उत्पत्ति से कुंभ होता आया है। देखिए, देश का जितना भी मुसलमान है वो कुंभ में जो है जिस तरीके से कुंभ के आयोजन हो रहा है उस पे खुश है, उस पे कोई नाराजगी नहीं, लेकिन इनको कोई मुद्दा चाहिए, कोई शोषा अगर छोड़ दे वक्फ बोर्ड के नाम पर, तो इनको कहीं ना कहीं वो 55 बीघे 58 बीघे में पूरे देश के मुसलमानों की वक्फ की जमीन छीनने का मौका मिलने की बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो किसी के बाप की नहीं है, वो इस देश के मुसलमान के बाप दादा की भी नहीं है। और जो ये आंकड़े अटका रहे हैं ना, उनको अटकाने दीजिए। ये देश किसी के बाप की हो या ना हो, आपकी नहीं है, ये तय है। राजनीति करते हैं ना, गंदी राजनीति, क्या राजनीति है भाई, इसमें बताइए। खत्म हो जाएगी। अरे कमाल बात हो गई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपने कहा वक्फ की जमीन किसी के बाप की नहीं है तो आपकी भी नहीं है के नाम पे इस देश में। ऐसे नहीं चल सकता कि जहां देखा वहीं फरमान कर दिया, जहां देखा वहीं स्टैंप लगा दिया, जहां देखा वहीं कब्जा ठोक दिया, जहां देखा वहीं कह दिया ये वक्फ की जमीन है। ऐसे कब तक चलेगा? इस तरीके से करते अब तो पेड़ पत्ता पेड़ पौधे ही रह जाएंगे, बस उन पे और दावा ठोकना शुरू कर देना, फिर बचा क्या, फिर इंसानों पर दावा ठोकना शुरू कर देना। बीजेपी का हेडक्वार्टर ये नहीं है वक्फ। अच्छा, बीजेपी का हेडक्वार्टर भी वक्फ की जमीन पर है? होता है जो हमारी अपनी जमीन है, जो हमारे बाप दादाओं की जो पुरखों की। ये तो कह रहे हैं, नहीं, क्या कहा इन्होंने कि बीजेपी का हेडक्वार्टर भी वक्फ की जमीन पर है? वो कह रहे हैं, मैं तो कह दूंगा कि मैं कह दूंगा कि बीजेपी के हेडक्वार्टर वक्फ की जमीन पर है, वो तो कह कर दिखाओ। आपको मैं कह दूं, नहीं, गजब बात हो गई। यही तो कर रहे हैं इस देश में, यही तो कर रहे हैं और इसी को तो ठीक करना है। कह रहे हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर को भी वक्फ की जमीन घोषित कर देंगे। वाह भाई वाह वाह। वक्फ बोर्ड को खत्म कोई नहीं कर सकता इस देश से। बिलाल खान वाह भाई वाह, मतलब अब ये बीजेपी का हेडक्वार्टर भी ले लो, बस यही रह गया। थोड़े दिनों बाद नासा पे भी जाके यही कह देना ये भी वक्फ का ही है। कल चांद की जमीन पर भी यही कह देना वक्फ की जमीन है। गजब कर रहे हो भाई। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध हो रहा, जहां आपकी सरकार अभी अपराधों पर पहुंच गए। अच्छा बिलाल भाई सुनिए, आतिकुर रहमान की तरफ पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। संभल और महाकुंभ नगरी में जो वक्फ के दावे आए हैं मौलानाओं के हवाले से, कुछ नेताओं के हवाले से, वो आपको ठीक लगते हैं या गलत लगते हैं? पहले स्टैंड क्लियर करिए। देखिए, आरएसएस के लीडर ने जो कहा है वो सरासर गलत है। अभी उस पर नहीं, अभी आरएसएस वाला सवाल पूछूंगा। अभी वो सवाल नहीं, बिलाल भाई सुनिए, अभी इंद्रेश कुमार वाला सवाल नहीं किया, उस पर आऊंगा, अभी समय है उसके लिए। अभी वो दूसरा हिस्सा है डिबेट का। पहले बताइए, वक्फ वाला दावा ठीक है या गलत है आपके हिसाब से? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो दावा है, जिस तरीके से बात की जा रही है, वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट हम नहीं करते उसमें। वक्फ बोर्ड नहीं भाई, तो मौलाना दावा कर रहे हैं। अरे उधर एमआईएम दावा कर रही है। कैसी बातें करते हैं आप मौलाना को लेके? मौलाना कोई बन जाए, कुछ देश का पंडित, वो देश का कानून नहीं है ना, वक्फ बोर्ड को वो चला रहा है। तो खा रहा तो सही बात है रजवी बरेलवी, मेरी जानकारी में तो वक्फ बोर्ड में किसी पद पर नहीं है। गलत होगा, हम नहीं कह रहे। अगर नहीं बोलिए ना, सही है कि गलत है, क्यों नहीं कहेंगे बिलाल भाई? नहीं, संभल में और कुंभ नगरी में जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो दावे हुए हैं मौलानाओं और नेताओं के हवाले से, वो दावे आपको ठीक लगते हैं, उचित लगते हैं, गलत लगते हैं, क्या लगते हैं? देखिए, वो सारी चीजें जिस तरीके से आप मौलाना के नाम पे कि मौलाना ये कह रहा है, अरे मौलाना इस देश में क्या कहते हैं यार? किस तरीके से इस देश में जो पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, वो क्या क्या बयान देते हैं? नफरती बयान चल रहा है इधर से भी उधर। अरे पहले सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, ये बताइए ना। इस देश में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसी के अब पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं है। मेरे भाई, तो ये कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन आपको वक्फ की लग रही है? हाँ या ना? आपका टाइम ना ऑफिस अभी कुंभ नगरी नहीं लिया वक्फ बोर्ड के नाम पे। नहीं, अरे भाई नहीं, ठीक है भाई, मैंने तो कह दिया हमारा ऑफिस, शिवम के पार्टी का हेडक्वार्टर, पूरा हिंदुस्तानी आपका वक्फ का है, इस देश के अंदर पूरा हिंदुस्तानी वक्फ का है भाई, हमारा कुछ थोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है हमारा बिलाल भाई। मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ, चलिए नहीं ठीक है बिलाल भाई, अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप मान रहे हैं कि 55 बीघा जमीन वक्फ की ही है और मुसलमान दरिया दिली दिखा रहे कुंभ का मेला होने देने को लेकर, वरना होने नहीं देते कुंभ का मेला। पता नहीं नेटवर्क ही चला गया, लाइए भाई इनको, मेन मुद्दे पर नेटवर्क इनका खराब हो गया। अब दानिश भाई बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे थे। ये जो बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तिवारी जी ने भी कहा, वीएचपी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने मोमिन की बात कही। तो देखिए, उन्होंने बातें बहुत अच्छी और बिल्कुल सच बात कही है, लेकिन मेरे जुल्मों की गुनाह या मेरे जो गुनाह है उनका हिसाब खुदा मुझसे मांगेगा, तिवारी जी नहीं मांगेंगे।
तो आप ये समझ लीजिए कि भाई तिवारी जी का काम रिकलेक्शन नहीं है। नहीं, इसका वक्त से क्या लेना देना है? इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, इसका वक्त से क्या लेना देना है? इंटरप्ट मत करिए। इसका वक्त से क्या लेना देना है? नहीं मांगेंगे, दानिश कुरैशी का हिसाब कौन नहीं, कौन सी परिभाषा है वक्त की, जरा बताइए हमें। कितनी शराब पी, कितना जुआ खेला। अच्छा, ये आप कर रहे होंगे, पता नहीं अभी ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो आप भाई? ये शराब पी कितनी और जुआ कितना खेला है, टाइम पे बताने क्या जरूरत है? जो कर रहे हो कांड करते रहो। भारतीय जनता पार्टी ने जो करते रहो, ये जुआ शराब जो भी करना है भाई, ये टीवी से बात नहीं करो, यहाँ बताने क्या जरूरत है? मुझे हिसाब नहीं चाहिए। सुनिए, आरएसएस के नेता जो अरे वक्त की परिभाषा बताइए मुझे, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये गलत है। इस धमकी में कोई आने वाला नहीं है आपकी। अरे कहाँ, किसने धमकी दे दी? कोई नहीं आएगा। अरे क्या धमकी? आपकी धमकी में कोई नहीं आएगा। अरे क्या धमकी दी? किसने धमकी दी? धमकी हमें मिल रही है, हमें कह रहे हैं हमारे ऑफिस की जमीन घोषित करते नहीं है। कहाँ धमकी दी? मुसलमान किसी की धमकी से डरने तो क्या धमकी दी उन्होंने? क्या धमकी लगी आपको? तो कह रहा हूँ आपसे, क्या धमकी दी? धमकी देने की जरूरत है। अरे क्या धमकी दी? क्या धमकी दी? सुनिए मेरी बात, क्यों धमकी देगा कोई कि भाई आप ये दे दीजिए वो दे दीजिए, क्यों दे देंगे? अरे ये अपील है भाई, अपील है। अच्छा ठीक है, अब ना ठीक है दानिश भाई, शिवम त्यागी, ये हम अपील भी नहीं दे सकते। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अयोध्या काशी मथुरा के बाद संभल भी दे दो और लड़ाई खत्म करो, तो हम अपील भी नहीं कर सकते। इनका जहां मन करेगा कहेंगे ये वक्फ है, हट जाओ, रुमाल रख दिया, हमारी जमीन हो गई। आप जाइए, चैलेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैलेंज में आपको दिक्कत होती है दानिश भाई, तो चैलेंज ही हो रहा है कोर्ट में जिसको करना है, तो चैलेंज पर आप लोगों के पेट में सबसे पहले दर्द होता है। चलिए शिवम बोलिए, फिर विजय जी आपके पास आ रहा हूँ। रुक जाइए, चंचल आपके पास भी आऊंगा, रुक जाइए। वक्त को इस देश में खैर कोई क्या ही धमकी देगा, यही लोगों को धमकी देते फिरते हैं। किसी का घर कब्जा लेंगे, किसी का ऑफिस कब्जा लेंगे, किसी का प्लॉट कब्जा लेंगे, किसी का सड़क कब्जा लेंगे और जना क्या क्या कब्जा लेंगे। अभी कुंभ की जमीन कब्जाने की बात कर दी है, इससे पहले संभल के मंदिर की जमीन को वक्फ कहते थे, इससे पहले संसद को वक्फ कहते थे। और एक और और अभी एक और थ्रेड इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे, राष्ट्रीय कार्यालय के भी वक्फ का हम जो है दावा ठोक देंगे। ये जो दावे ठोकने वाली आपकी हरकतें हैं ना, इन्हीं दावों की वजह से ही तो ये ठीक होना जरूरी है। ये जो देश को ब्लैकमेल करके, आम गरीब को ब्लैकमेल करके उसके जमीन पर कब्जे जमा के अपनी मोटी मोटी जेबें आप जो भर रहे हैं ना, इसी को ही ठीक करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो वक्फ के नाम पर लूट कर रहा है, इसी को ठीक करने की आवश्यकता है। और ये दानिश कुरैशी से इतना चिल्ला रहे हैं, मुझे लग रहा है इन्होंने भी वक्फ के नाम पे कुछ दबाया हुआ है लगातार के वक्फ ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं भाई, नहीं, जिस चीज का पर्पस अच्छा था उसको आज कहां ले आए ये लोग? आपने अच्छा याद दिलाया। और दानिश भाई, एक आपको सलाह दे रहा हूं, इससे पहले कि विजय जी के पास जाऊं, सवाल कोई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सलाह दे रहा हूं, सलाह सुन लीजिएगा। जाकर संभल में एक बार वक्त निकाल कर जाइए, या आपके लोग हैं उनसे बातचीत करिए। वहां के मुस्लिमों का एक सुनिए सर, सुनिए, सुन लीजिए ना, वहां पर मुस्लिमों का एक समूह है जो कह रहा है कब्रिस्तान पर सांसद के लोगों ने कब्जा करके रखा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो पहले जाकर अपने लोगों से वो कब्जा छुड़वा लीजिए। ये एक फ्री की एडवाइस है आपको। अब विजय जी रुक जाइए, रुकिए, दिन रात प्लीज, नहीं प्लीज रुकिए, दानिश भाई रुकिए, मैंने पहले बोला सवाल नहीं है, रुक जाइए। विजय जी, हाँ नहीं बताऊंगा भाई, मैं होता कौन हूं, मैं तो बेचारा हूं। शिवम होते कौन है, बेचारे हैं। विजय शंकर जी होते कौन है, बेचारे हैं। आप हमको बताएंगे, संभल जाइए। नहीं बता कौन है, मैंने बोला अरे सलाह दी है। जैसे आपको हेडलाइन और सवाल में फर्क नहीं समझ में आता, वैसे ही आपको सलाह और बताने में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। अब रुक जाइए। अब विजय जी, एक इंद्रेश जी ने एक बात कही और कही कि भाई इस संभल में भी इतना सनातनी सबूत पूरा तीर्थ आ गया, आज वहां पर 24 कोसी परिक्रमा भी हो गई है, तो वो संभल भी आप दे दो, इस विवाद को खत्म करो। एक अपील उन्होंने की है, अपील माने या ना माने दूसरे पक्ष पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, फिर आगे कानूनी लड़ाई का अपना एक विकल्प खुला हुआ है। यह धमकी लग गई दानिश कुरैशी को, लेकिन वक्फ जहां मन करे दावा ठोक दे, वो कोई धमकी नहीं है। नहीं, वही दानिश कुरैशी जी जो बात कर रहे हैं, मैं वही उतनी देर से बात कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने मोमिन की बात कही, उसका वो उत्तर नहीं दे रहा। दानिश को लाइए। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम पैदा हुए अयोध्या में, और अयोध्या में ये अधिकार जमाते रहे। अयोध्या में अधिकार जमाने का अधिकार इनको किसने दिया? काशी विश्वनाथ में अधिकार जमाने का इनको अधिकार किसने दिया? मथुरा में अधिकार जमाने का अधिकार इनको किसने दिया? और संभल में सब कुछ निकल गया, उस पर अधिकार जमाने का इनको अधिकार किसने दिया? एक 3.77 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि की 500 साल हमें लग जाते हैं उसको लेने में, और वो भी न्यायालय के माध्यम से।
हम प्रेम की बात कर रहे हैं, सहजता की बात कर रहे हैं, साथ बैठने की बात कर रहे हैं, कोर्ट से जाकर हमें मिलता है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, कुंभ में कहते हैं 55 एकड़ हम वहां है, हमारी जमीन पर लग रहा है। आप इतने कैसे दानी बन गए? आप तो 3.77 एकड़ जमीन के लिए 500 साल लगा दिए। आप एक जमीन देखते हैं, इसके बाद बिलाल आपके पास फिर चंचल उसमें हमारी मर्यादा है, उसमें हमारे भगवान हैं, उसमें हमारे देवता हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारी आस्था है। आप उसके लिए हम 500 साल लड़ते हैं, आप केवल 3.5 एकड़ जमीन के लिए लड़ते हैं। आप में और हमारे सोचने में एक बहुत बड़ा अंतर है दानिश भाई। मैं ये कहता हूं कि प्रेम से रहना है, सौहार्द से रहना है, तो ये भारत है, ये कोई वो 30 साल में इस्लामिक कंट्री बना कंट्री नहीं है। ठीक है। आज ये 1000 साल के दमन चक्र के बाद भी आज भी 80% हिंदू यहाँ पर रहता है। ठीक है सर, ठीक है, ये बात सुनिए। तो इसकी जो जमीन है, इसकी जो भूमि है, इसके नींव में जो आस्था है वो बहुत प्रबल है। ठीक है, वो इतनी प्रबल है कि उसको आप सहजता के साथ आप बताइए। अब मुझे अब नहीं ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मुझे बिलाल एक बात बताइए, हिंदुओं के आस्था के केंद्रों पर वक्फ की नजर, हम माफी मांग लेते हैं, ये जमीन हिंदुओं की, आप ले लीजिए। ठीक है, आपको संकट क्या था? ठीक है। अब बिलाल मुझे एक बात बताइए, हिंदुओं के आस्था केंद्रों पर वक्फ की नजर, तब किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होता है। और अगर मुस्लिम और अगर कहीं दूसरे के जगह पर हिंदू को लगता है, वो जाकर दावा करता है, तो सबके पेट में दर्द होने लगता है। भाई कोर्ट क्यों चले गए? तब वर्शिप एक्ट की दुहाई दी जाती है। आपको इंद्रेश कुमार की बात धमकी लगने लगी, जबकि वो अपील कर रहे हैं। लेकिन वक्फ वाली बात धमकी नहीं लगती है कि देखो हमारा दरिया दिली है भाई, मेला करने दे रहे हैं। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से यहाँ बैठ के एक बात की जाती है, परसेंटेज बताई जाती है, हम 81% है, 19% है, कहीं ना कहीं धमकी भी लगती है। इस देश में कितने भी परसेंट अब कहाँ कौन परसेंट की बात कर रहा है? आप किसी ने किया? शिवम ने बोला कुछ परसेंट की बात, विजय शंकर तिवारी ने कहा कुछ 8% की बात बीजेपी के प्रवक्ता से। अरे सुन तो लीजिए सर, आप तो पूरा टोटली एकदम चंचल भाई इसके बाद आ जाऊंगा, रुक जाइए चंचल भाई आ जाऊंगा, इसके बाद रुक जाइए 1 मिनट के समय। समाजवादी के प्रवक्ता को भी तो थोड़ा वक्फ के लिए बैटिंग करने दो, नंबर कट जाएंगे। शिवम भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। शिवम भाई, आपकी जमीन हो, आपके फादर की, आपके परदादा दादा की, कौन सी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका? वक्फ बोर्ड वहां जाता है जहां उसको लगता है कि हमारी जमीन है, और होती है वहां पर। वक्फ बोर्ड ऐसे नहीं उलूल जुलूल बात करके। चलिए ठीक है, शिवम रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ चंचल। ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, उसका रिप्लाई ले लीजिए। आप उसके बाद चंचल भाई आ जाऊंगा। शिवम से एक सवाल, अरे सवाल पूछ के चुप हो जाते हैं, रुक जाइए। चलिए शिवम रिप्लाई करिए। वो समाजवादी वालों के लिए एक नारा हुआ करता था कि भाई खाली प्लॉट तुम्हारा और बना हुआ मकान हमारा, ये ऐसे कब्जे करते थे। वक्फ तो उससे भी 4 कदम आगे निकल गई कि खाली हो, बना हुआ हो, खेत हो, 1500 साल पुराना हो, 2000 साल पुराना हो, 4000 साल पुराना, उस पर भी दावा ठोक रहे हो आप भाई। और ये सिर्फ हिंदुओं पे नहीं, मैं तो कहता हूं कुछ दबे कुचले मुस्लिमों की जमीनों पर भी दावा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है कि संभल में जो जमीन है वहां पर, उसको शमशान की जमीन कर को जो है उस पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोका हुआ है, और ऐसी बहुत जगहें हैं। इस तरह के दावे जो आप लगातार अनायास ही ठोक रहे हैं, यही है, और ये कब्जा प्रथा ही है। वरना ऐसा क्या हो गया कि एक जो बॉडी थी जो टॉप 10 में भी नहीं आती थी 10 साल पहले, अचानक 10 साल में ऐसी कौन सी स्थितियां जो है हिंदुस्तान में, खास तौर पर मुस्लिमों की सुधर गई कि वो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़े लैंड होल्डर हो गए। जबकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है सच्चर कमेटी की कि वो दलितों से भी बुरे हाल में जा रहे हैं। मतलब वैसे फाइनेंशियल तौर पर दलितों से भी बुरे हाल में जा रहे हैं, और जमीन डोनेशन के मामले में उन्होंने अपनी संस्था को हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी संस्था जमीन लैंड ऑनर्स में बना दिया। ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। चलिए बोलिए, ये कब्जा ही है। चंचल यादव बोलिए, ये वक्फ की अधेरगर्दी आपको लगती है कि नहीं? हाँ पहले हाँ या ना में बोल दीजिए, फिर उसके बाद जो मन आएगा बोलिएगा। देखिए पांडे जी, मैं न तो हमारे कहने से, न तो आपके कहने से, न तो वक्फ के कहने से, वो सारी की सारी चीजें लिखा पढ़ी में होंगी, जहां भी होंगी उसकी जांच का विषय अलग पार्ट है। ये लोग, कुछ लोग जो है बीजेपी आरएसएस के कहने पर ये इस तरीके से बयान दिलवाए जाते हैं, इस पे डिबेट कराए जाते हैं। और त्यागी जी, तो आप इसको खत्म कर दो बात को, आप आज कह दो वक्फ बिल्कुल गलत है। सर आपके पार्टी के विधायक है जिन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से 50,000 गायें प्रतिदिन कट रही हैं, बाबा के संरक्षण में कट रही हैं। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए चंचल यादव, सुनिए चंचल यादव, चंचल भाई सुनिए, अरे सुनिए ना, सवाल सुनिए। चंचल यादव सवाल सुनिए, चंचल यादव सवाल सुनिए, चंचल यादव सवाल सुनिए भाई, सवाल सुना करिए ना, भाषण थोड़े नहीं। रुक जाइए, भाषण का कार्यक्रम नहीं है, रुकिए, सवाल सुनिए। संभल के शाही जामा मस्जिद में, अरे रुकिए ना पहले प्लीज, सवाल सुना करिए। चंचल भाई सवाल सुना करिए, 10 बार नहीं कहने की जरूरत पड़नी चाहिए। रुकिए चंचल भाई, सवाल सुनिए।
संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे की बात आई, हिंदू पक्ष गया, आप लोगों को बुरा लगा, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। दूसरी जगहों पर भी सर्वे की बात आई, आप लोगों को बुरा लगा, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। लेकिन ये वक्फ का दावा आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लगता है? उस पर आप ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते हैं? मैंने फिर वही बात मैंने स्पष्ट बोल दिया, किसी के कहने से भी नहीं। उन्होंने तो उसमें क्यों नहीं बोलते स्पष्ट? आप ये बताओ, तो कोर्ट को तय करने दीजिए, फिर आप साइड में रहिए, मत बयानबाजी किया करिए कि मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। कोर्ट को तय करने दीजिए कि हिंदुओं का दावा सही है कि गलत है, चाहे संभल, अयोध्या, काशी, मथुरा की बातचीत हो। आप लोग इतना नीचे मत गिर जाओ कि लोग कम से कम सोचें। नीचे कौन गिर रहा है? वो देश देख रहा है। नहीं, ठीक है। आतिकुर रहमान जी, एक ओर से दावा गलत हो जाता है, दूसरी ओर का हर दावा सही हो जाता है। ऐसे चलेगा इस देश में? नहीं राकेश जी, ऐसे नहीं चलेगा। दावे होने दीजिए, लेकिन कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको समझना चाहिए कि आपने अमेंडमेंट प्रपोज किया है और मुसलमान उसको अपोज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली उनकी आवाज सुनी जाए, तो आप सुनिए। नहीं, ठीक है। तो मैं आतिकुर रहमान जी आखिर में हाथ जोड़कर एक और रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं सर, और आपसे और जितने लोग भी हैं कि भाई ये वक्फ की जो अंधेरगर्दी चल रही है, आप लोग ही खड़े हो जाइए इसके खिलाफ, वरना इस देश में वाकई एक माहौल बन जाएगा और लोग बड़े पैमाने पर, अभी तो अमेंडमेंट की बात हो रही है, लोग कहीं ये ना कहने लगे, मांग उठाने लगे कि इस वक्फ को हटाओ, बैन कर दो, अमेंड क्यों कर रहे हो भाई? तो आप लोग ही खड़े हो जाइए इस अंधेरगर्दी के खिलाफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।